हेलो एंड वेलकम टू अस्पायर अड्डा। फ्रेंड्स, पॉलिटी को आज का टॉपिक हमने कंटिन्यू करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के हेडिंग के अंडर। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है आपके पास इंडिया में? सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका इंडिया के अंदर टोटल कंट्रोल रहता है किसी भी लॉ को फॉर्मुलेट करने में। जो जो लॉ आपके यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्मुलेट होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक वर्ड सामने लिखा गया है। वो क्या वर्ड लिखा गया है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव कि आपका सेंट्रल लेवल पे इंडिया की यूनियन में जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, उन लॉज को फॉर्मुलेट करने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की, वो कौन कर रहा है? वो आपके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं। और बनाने का कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको इफेक्ट दे रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी भी आपने डिस्क्रिप्शन जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में हमने पढ़ाई थी वो पढ़ी। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का आपके पास यही काम है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस उनको दिए गए हैं वो उन्होंने परफॉर्म करने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास किन किन ऑफिस की जो आपके पास हेडिंग वो मेन है, वो क्या है? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल के केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी सरकार गिरती है तो अटॉर्नी जनरल को भी सरकार के साथ ही इस्तीफा रिज़ाइन देना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट आपका कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सो सबसे पहली लाइन में बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। हिंदी में इसका समझें तो ये है कि प्रेसिडेंट आपके महामहिम है। महामहिम इन द सेंस कि वो आपके फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हेड ऑफ इंडियन स्टेट, वो इंडियन स्टेट के हेड है। हम इनको हेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया इज़ ए रिपब्लिक। हम तभी कभी भी यहाँ पे किंग नहीं वर्ड यूज़ करते, कभी भी हम इसको राजा महाराजाओं की तरह नहीं लेते, इसलिए हमने हेड ऑफ इंडियन स्टेट वर्ड प्रेफर करना होता है। अब सेकंड देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड लाइन में कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे हो रही है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे हो रही है आप देखें यहाँ पे। सबसे पहले ये बोल रहा है कि इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल तो मतलब कि हमारी जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है इंडिया में वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या है? इनडायरेक्ट। लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए पहली, कि लोग अपना प्रेसिडेंट खुद नहीं चुनते यहाँ पे। तो फिर प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? प्रेसिडेंट को फिर चुनता कौन है, ये सवाल आ जाता है। प्रेसिडेंट को चुनते हैं आपके मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मीनिंग है यहाँ पे? इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स कि ये पोजीशंस जो आपकी हैं 1, 2 और 3, इनके मेंबर जो हैं ये एक कंसिस्ट करते हैं किसको? इलेक्टोरल कॉलेज को। ये खुद मिलके क्या बनाते हैं? एक इलेक्टोरल कॉलेज। और इनको हम इलेक्टोरल कॉलेज ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है आपका किन किन का? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पहले नंबर पे आपके लोकसभा के एमपीज, फिर आपके राज्यसभा के एमपीज। ये दोनों एमपीज प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेट नहीं होने चाहिए। इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेट नहीं होने चाहिए। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स हैं, वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जो है वो वोट करते हैं। अब थर्ड कह रहा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ की, यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्या है, ये ऐसी यूटीज हैं जहाँ पे इनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। सो आगे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अब कौन इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का? हमने अपने प्रियम्बल में भी देखा है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल्स में देखा है कि इंडिया इज़ ए रिपब्लिक। इंडिया इज़ ए रिपब्लिक मतलब कि इंडिया का जो हेड है वो कोई भी मोनार्की से इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, वो कभी भी जिसको कहते हैं हेरिडिटरी नहीं आएगा, वो कोई भी सेलेक्ट किया जा सकता है, कोई भी इंसान प्रेसिडेंट की रेस में खड़ा हो सकता है, तभी इंडिया को रिपब्लिक कहते हैं। और फिर भी कंडीशंस कुछ लगाई गई हैं, उन कंडीशंस को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एलिजिबल होने के लिए आपको प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और 35 ईयर्स एज उसने अटेन की होनी चाहिए। 35 साल से कम व्यक्ति प्रेसिडेंट हमारे यहाँ नहीं बनाया जाता। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। अब क्वालिफाइड मेंबर क्या होगा कि उसको लोकसभा के मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इन द सेंस कि जैसे आपके एमपीज क्वालिफाई करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतना क्वालिफाइंग नहीं है, क्वालिफाइंग होना है इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार, उनको अथेंटिसिटी मिल जाती है कि ये बंदा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो ऐसी क्वालिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में भी देखी जाती है कि मेंबर ऑफ लोकसभा की एक क्वालिफिकेशन उस पर्सन में होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई सर्विस, उसमें वो कार्यरत या वर्किंग ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। किसमें? यूनियन गवर्नमेंट में भी नहीं होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं होना चाहिए, और एनी अदर लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी जहाँ से वो सैलरी विदड्रॉ करता हो गवर्नमेंट के अंडर, वहाँ ऐसा पर्सन प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसको पहले अपनी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़नी पड़ती है, फिर वो क्या होता है, फिर वो एलिजिबिलिटी में आ जाता है। अब इसकी टर्म्स देखते हैं कि प्रेसिडेंट कितनी टर्म के लिए हमारे पास फंक्शन करते हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट की टर्म आपको पता चल गई कितनी है, 5 ईयर्स है आपके पास। और इन बिटवीन अगर वो रेजिग्नेशन दे दें तो उनका जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है। और वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं? आपका वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्ज़ाम छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, तो वो आपके देंगे वीपी को, वाइस प्रेसिडेंट को। व्हेन ए वैकेंसी occurs in the office of president due to resignation, removal, death or otherwise, वीपी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। जब तक आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट का चार्ज संभालते हैं या एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के तरह। अब नेक्स्ट पॉइंटर में देखिए क्या हो रहा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी आपके नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी आपके नहीं है, उनका ऑफिस भी वेकेंट है, तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंट कौन एक्ट करेगा? तो प्रेसिडेंट एक्ट करेगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रेसिडेंट अगर आपका ऑफिस से रिज़ाइन कर रहा है या वेकेंट हो रहा है ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंस, तो आपका वीपी आ रहा है। अगर वीपी भी अवेलेबल नहीं है तो कौन आ रहा है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट पॉइंटर देख रहे हैं मनी बिल्स को लेके। मनी बिल्स क्या होते हैं? मनी बिल्स वो बिल्स होते हैं जिनके द्वारा आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ किया जाता है। अब ये क्या कहता है कि उनको अगर आपने इंट्रोड्यूस करना हो तो सबसे पहले किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट की। कहता है कि अगर आपने मनी बिल पार्लियामेंट में भेजना है तो सबसे पहले रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए? रिकमेंड होनी चाहिए आपके प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट पॉइंटर में बात कर रहा है आपके प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट पावर्स की। वो किसको अपॉइंट कर रहा है? चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट करता है? वो उनको ओथ दिलाता है, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी वो, हाई कोर्ट्स को भी वो ओथ दिला के अपॉइंट करता है। अब देखिए, द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। कहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जो हमारे इंटरनेशनल टाइज हैं या एग्रीमेंट्स हैं, या कोई भी हमारी नेगोशिएशन है, कोई भी हमारी जो कहते हैं कि एक इंटरनेशनल संधि, संधि होती है एक एग्रीमेंट, ट्रीटी, वो होती है, वो किसके बिहाफ और किसके नेम के अंडर होती है? वो होती है आपके प्रेसिडेंट के नेम के अंडर। ये नहीं होता कि आपका प्राइम मिनिस्टर कहीं गया हुआ है किसी देश में, वो एग्रीमेंट करके आ रहा है अपने नाम से। वो भी अगर एग्रीमेंट करेगा छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वो प्रेसिडेंट के नाम का एग्रीमेंट होगा। ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंटर देखिए, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। सुप्रीम कमांडर की आपको पता है कि वो आपकी नेवी, एयर फोर्स और आर्मी का, तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है। और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है वॉर डिक्लेयर करने की और पीस डिक्लेयर करने का। कॉन्क्लूड पीस मतलब कि एक कंट्री के साथ शांति समझौता कर लेना, उससे भी उसकी पावर भी किसके पास है? आपकी प्रेसिडेंट के पास। आगे लिख रहा है ये, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट लिख रहा है कि ऐसे डिसीजंस को पार्लियामेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ता है, उस डिसीजन को पार्लियामेंट के अंदर परखा भी जाता है। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है प्रेसिडेंट के केस में हमारे पास? A bill passed by parliament can only become an act if it receives the assent of president। ये देखिए, ये आपको पता है कि प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन क्या है। प्रेसिडेंट का आपके पास मेन फंक्शन है कि जब तक वो सिग्नेचर नहीं करता तब तक आपका जो बिल है वो एक्ट नहीं बनता। वो एक्ट कब बनेगा? जब वो अपनी प्रेसिडेंट अपनी असेंट, अपने सिग्नेचर उस बिल के ऊपर कर देते, तो तब वो जाके एक आपका जो बिल है वो आपके पास एक्ट के फॉर्म में आ जाता है। ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। अब ये देखिए, कहता है कि आर्टिकल 123 के अंडर क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस कब जारी करेगा वो? ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। रेसेस मतलब रिसेस क्या होती है? जो एक बीच में गैप आता है पार्लियामेंट की सीटिंग्स में, रेसेस उसको बोलते हैं, गैप को। कि जब वो गैप है उसमें अगर किसी लॉ को लाने की ज़रूरत पड़ गई तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? ऑर्डिनेंस ला सकता है, जिनको हम टेम्पररी लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर बोल रहा है, आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट टू गॉड पार्डन्स टू पर्सन्स हु हैव कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। कि आपके जो क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो कोर्ट मार्शल होके आए हैं, कोर्ट मार्शल आपको पता है कौन करता है? वो आपको मिलिट्री कोर्ट्स करती हैं। और या सिविल कोर्ट के अंदर किसी के ऊपर कोई
कन्विक्शन जो है वो प्रूव हो चुकी है। उनको पार्डनिंग पावर भी किसके पास है? लास्ट प्रेसिडेंट के पास। और वो उनके ऑफेंस की सज़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उनकी टर्म्स कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हो, उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को वो उसके दायरे को कम कर सकते हैं, उसके ईयर्स को कम कर सकते हैं। और ऐसी पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के अंडर रखते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंटर क्या जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट को बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब कि सारे फंक्शंस जो हैं वो अ, उनके नेम से परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन असल में परफॉर्म कौन कर रहा है? आपका रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, असल में कौन परफॉर्म कर रहा है? आपका रियल एग्जीक्यूटिव। वो कौन है आपके पास? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, नॉमिनल और ये रियल क्या होते हैं। एक को डी जूर कहते हैं और एक को डी फैक्टो कहते हैं। तो प्रेसिडेंट के केस में आपको ये चीज़ हमने पूरी क्लियर करके बता दी कि प्रेसिडेंट कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और रियल एग्जीक्यूटिव अपने दूसरे फंक्शंस ऑफ रियलिटी में परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि प्रेसिडेंट का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।